नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना वायरस ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। देश में फिलहाल 25 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। आगरा में 6 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इटली से आए 24 में से 16 सैलानियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। मेरे साथ आज 8 बजे के स्पेशल रिपोर्ट में 8 डॉक्टर्स नामी गिरामी देश भर से मौजूद रहेंगे, जिनके साथ हम ऐसे सवाल पूछेंगे जिसके जवाब के जरिए आपको कोरोना के बारे में हर जानकारी मिल जाएगी। आप समझ जाएंगे कि आखिर क्या है वो सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए, क्या है वो डर, वो भय, वो दहशत जिससे आपको बचना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इसके कहर ने दुनिया को हिला दिया है। चीन हो या जापान, इटली हो या ईरान, कोरोना वायरस ने दुनिया के 75 देशों में पांव पसार लिए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। सरकारें अलर्ट पर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना को हराने के लिए कमर कस चुका है। चीन, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे 12 देशों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। 21 हवाई अड्डों, 12 प्रमुख बंदरगाहों और 65 छोटे बंदरगाहों पर मुसाफिरों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। नेपाल की सीमा से भारत में दाखिल होने वाले यात्रियों की भी जांच की जा रही है। दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए अलग रखा जा रहा है। कोरोना वायरस की जांच के लिए 15 लैब पूरी तरह तैयार हैं। 19 और लैब जल्द ही काम करने लगेंगी। हर राज्य के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम किया जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से हर वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल कर रही है। जो भी हमारे को साइंटिफिकली और हर तरीके से कम्युनिटी की दृष्टि से करना है, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। और पूरी तरीके से 24 घंटे सरकार की पूरी व्यवस्थाएं सारे देश के अंदर इस विषय के ऊपर बहुत ही पैनी निगाह रखे हुए हैं। उधर दिल्ली सरकार भी कोरोना वायरस को लेकर हरकत में आ गई है। दिल्ली में मास्क और सैनिटाइजर की जबरदस्त मांग बढ़ी है। इसके चलते मास्क की किल्लत भी हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि सरकार के पास पूरा इंतजाम है। हमारे पास N95 के सफिशिएंट मास्क हैं और सफिशिएंट किट्स हैं, और अभी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि अवेयरनेस इसके बारे में जनता में फैलाई जाए ताकि जनता इसके बारे में जागरूक हो सके। हाल फिलहाल में कोरोना वायरस की दस्तक हुई इटली से आए सैलानियों के एक दस्ते से। 24 सैलानियों का ये दस्ता इटली से भारत पहुंचा। इस दस्ते में 3 भारतीय शामिल हैं। ये सैलानी पहले राजस्थान के जैसलमेर गए, फिर जोधपुर और इसके बाद जयपुर पहुंचे। इस दस्ते में 16 सैलानियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इन सैलानियों का ड्राइवर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। इन सबको आईटीबीपी के छावला कैंप में बने आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जयपुर में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इसके मरीज के सामने आने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। कहा जा रहा है कि इटालियन पर्यटक जो 69 साल का था, जयपुर घूमने आया था। हालांकि दिल्ली से ये कैसे जयपुर पहुंचा और लगातार बसों में घूमता रहा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि लापरवाही हुई है। जब इटली से पर्यटक आते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग की बात कही गई थी, लेकिन पर्यटक जयपुर पहुंचा और यहाँ एक 5 सितारा होटल में रुका हुआ था। सैलानियों के ग्रुप से राजस्थान में कोरोना वायरस की धमक पहुंची तो दिल्ली में इटली से घूमकर वापस आए एक कारोबारी ने कोरोना वायरस के खतरे को कई शहरों तक पहुंचा दिया। 25 फरवरी को ये कारोबारी दिल्ली पहुंचा था। उसके बाद वो नोएडा भी गया, एक दिन वो बुलंदशहर भी गया और फिर 1 मार्च को आगरा भी पहुंचा। ये कारोबारी इटली घूमने गया था, लेकिन लौटा तो इटली में दहशत मचा चुके कोरोना वायरस के साथ। इस कारोबारी ने दिल्ली के एक होटल में बर्थडे पार्टी दी। इस पार्टी में 2 स्कूलों के बच्चे भी थे। 1 मार्च को ये कारोबारी आगरा गया। आगरा में इस कारोबारी के रिश्तेदार रहते हैं। आगरा में उसने 1 मार्च को एक रेस्टोरेंट में पार्टी दी। इस पार्टी में 26 लोग शामिल हुए। जब इस शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि की खबर मिली तो आगरा में रहने वाले उसके रिश्तेदारों ने अपनी जांच करवाई। जांच में 6 रिश्तेदारों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई। इन सभी को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगरा में जैसे ही इटली से आए कारोबारी के रिश्तेदारों में कोरोना वायरस की खबर फैली, आगरा में आए सैलानियों में हड़कंप मच गया। आगरा के सरकारी अस्पताल में इटली से आए टूरिस्ट अपनी जांच के लिए पहुंच गए। आगरा में कोविड-19 कोरोना के जो 13 सस्पेक्ट थे
उनमें से 6 को सफदरजंग भेजा गया है। रिजल्ट्स फिलहाल नेगेटिव हैं, लेकिन 7 लोग जो हैं उनको आगरा के इस घर में रखा गया है। मैं जहां पीछे हूं, इनकी पहचान हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर, एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इन्हें घर के अंदर ही रहने को कहा गया है। जो एक सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, जो निगरानी का स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो यहाँ के चक्कर लगा चुका है। अगले 14 दिनों तक ये किसी से मिल नहीं सकते, न कोई इस घर के भीतर जा सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद अब 25 तक पहुंच गई है। इनमें केरल के वो 3 लोग शामिल नहीं हैं जो संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। यानी भारत में कोरोना की धमक पहुंच गई है। हालांकि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, आगरा, आज तक। कोरोना को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, हमारी ये कोशिश है कि एक बड़े पैनल डॉक्टर्स को आज तक पर लाइव लेकर आपके वो सवाल पूछें, ताकि आप उन जवाबों से कुछ जानकारी हासिल कर पाएं। और कम से कम घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात, बचाव सब जरूरी है। मैं स्वागत करती हूं हमारे साथ डॉक्टर एम वली, जो कि सीनियर फिजिशियन है, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ। लीलावती अस्पताल से डॉक्टर वसंत नागेकर जी, इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद लाल, सीएमडी लाल पैथ लैब्स के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, जो कि क्रिटिकल केयर यूनिट हेड है एलजीएमयू में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सलोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और हमारे साथ डॉक्टर, जैसा मैंने आपको बताया, वसंत लीलावती अस्पताल से भी जुड़े। सबसे पहले मैं डॉक्टर वली आपके पास आना चाहती हूं। डॉक्टर शिशिर भटनागर भी बाल रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वली, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में पहले से आ गए हैं, मैं लोगों के मन में जो सवाल है वो आपके सामने रख रही हूं। पहला सवाल यही है, जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, क्या उनका इलाज संभव है? डॉक्टर वली। जी, इलाज संभव है, क्योंकि ये अभी हल्की इसका हमला है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस जो लाया है, जिसने इंपोर्ट किया है, ये इटली वाले महाशय जो हैं, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा स्मार्ट हैं और इतना दुख का कारण बन गए, स्कूलों में दुख का कारण बन गए। ये ड्राइवर तक जो उन 12 लोगों का है वो भी इन्वॉल्व हुआ है। तो ये घूमते फिरते रहे, इनको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि हमको रिपोर्ट करना चाहिए। ऑनेस्ट रिपोर्टिंग में पहले दिन से कह रहा हूं, पैसेंजर्स के लिए बहुत जरूरी है। सारी रोकथाम एक तरफ, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। डॉक्टर को पता लगने से पहले मुझको बॉडी में प्रोड्रोमल सिम्टम होंगे, मेरे बॉडी में दर्द होगा, मेरे मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द होगा, मुझे थकान होगी, बुखार तो बाद में आएगा। तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। बर्थडे पार्टी हो रही है, घूम रहे हैं, ये तो बहुत मतलब स्पिल ओवर हो गया। ये तो एक जैसे कि परागकण जो है वो स्पिल होते हैं, ऐसा स्पिल ओवर हुआ है। और मैं ये कह रहा हूं सब दर्शकों से कि हम बहुत लकी हैं, हम बहुत लकी हैं कि स्पिल ओवर के बाद भी इतने लिमिटेड स्प्रेड हुआ है। इट कुड हैव बीन मच डिजास्ट्रस, इट कुड हैव बीन मच डेंजरस। बहुत ज्यादा ये खतरनाक हो सकता था। कुछ हमारी किस्मत अच्छी है जो इतने कम लोगों पे 25 या 28 लोगों पे आके रुक गई है संख्या, और इसको हमें फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अन्ना जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपने सवाल उठाया और इस सवाल के पीछे यही है कि इनका निकल जाना, एयरपोर्ट से निकल जाना, ये पूरे हमारी जो 3 दिन की चिंता है इसका कारण है। और इनको इस पे पछतावा होना चाहिए, इन बिजनेसमैन साहब को भी होना चाहिए। और वो जो टूरिस्ट आए हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो दूसरों को बताते हैं, वो अच्छी कंट्री से आए हैं, उनको अपनी कंट्री की भी रेपुटेशन का ख्याल होना चाहिए। और उन्हें ये बताना चाहिए था कि उनको प्रोड्रोमल सिम्टम्स हो रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि बगैर प्रोड्रोम के वो घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो अपना दवाई खा रहे होंगे बुखार उतारने की, और जब मामला हद से गुजर गया तो वो ट्रेस में आए। ये कोरोना वायरस खतरनाक है, हमको घबराना नहीं है, हमको सतर्क रहना है। और आपका चैनल इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को सतर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इसमें गड़बड़ हुई है इनके बाहर निकलने में। हमारी हेल्थ अथॉरिटीज तो वहां पे मौजूद है, अगर वो उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, ब्लैंक हो जाएंगे, ब्लैंक फॉर्म भर के दे देंगे, कुछ नहीं है हमें दे देंगे, तो ऑब्वियसली एक्शन यही होगा कि चलिए जाइए। बट जाइए क्यों? आप उस मुल्क से आ रहे हैं जिसमें हजारों लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि आप ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करें कि भैया मुझे चेक कर लो, मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं। तुम्हारा मुल्क बहुत बड़ा है, उसकी जनसंख्या बहुत है, वहां पे इतनी जनसंख्या नहीं है। तो ये जो
काम हुआ है ये इन महाशय की और इन टूरिस्ट का जो ग्रुप है दोनों की लापरवाही से हुआ है। हमारी अथॉरिटीज तो वहां मौजूद है, वो करेंगी स्कैनिंग स्क्रीनिंग। अगर आप उसको डिच करने की कोशिश करेंगे बुखार की दवा खा के तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए ये कैसे निकले। बिल्कुल, और इसीलिए जैसा कि आपने बताया मीडिया का अहम रोल होता है ऐसे वक्त पर जब कोई बीमारी इस तरह से संक्रमण के तौर पर फैले। इसीलिए हम बिना ब्रेक लिए आज लगातार कवरेज कर रहे हैं और पूरा पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ है। डॉक्टर वसंत, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं। सवाल नंबर 2 जो हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि क्या बच्चों और बुजुर्गों में लोगों को इस पर जानकारी चाहिए कि क्या बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है? कौन सा वो एज ग्रुप है जिसमें ये संक्रमण बहुत घातक हो सकता है या फिर सबसे ज्यादा खतरा है? एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आया था जिसमें उन्होंने 100 100 पेशेंट्स का एनालिसिस किया था, उन्होंने देखा कि जो भी एज ग्रुप 45 या 49 के ऊपर जो थे उसमें ये कोरोना वायरस का सीवियरिटी ज़्यादा दिखाई दिया था। तो आई थिंक थोड़ा सा बुजुर्ग मे बी 50 इयर्स और 60 इयर्स प्लस उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी, ये एडिशनल अगर कुछ तकलीफ़ें हैं और उसको कोरोना वायरस होता है तो शायद उसमें वो बीमारी थोड़ा ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एट द सेम टाइम ये कि जो कोरोना वायरस है 85% ऑफ द लोगों में ये माइल्डर इलनेस के फॉर्म में ही आती है और सिर्फ 15% लोगों में जो सीवियरिटी होती है, और ये 15% लोगों में जो सीवियरिटी आती है उसमें सिर्फ 3% लोगों को आईसीयू, 3 से 6% लोगों को आईसीयू में शायद वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है और उनकी द मोर्टेलिटी जो मौत होती है इट इज़ ओनली 3 to 4%। दिस कोरोना वायरस इज़ हाईली कंटेजियस, मतलब बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड होती है बट उतना लीथल नहीं है जितना मतलब डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग इज ओनली द मोर्टेलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे चाइना से, इटाली से, इट इज़ अराउंड 3 to 4%। सो इट इज़ मोर कंटेजियस एंड लेस लीथल। सो पीपल में भी ज़्यादा अफेक्ट होएंगे बट मोर्टेलिटी जो मौत है वो सिर्फ 3 से 4% है। वैराज आप देखेंगे कि 2002 और 2003 में सार्स 1 जो हुआ था उस समय उसका मोर्टेलिटी वॉज 11%, और 2012 में जो मर्स को हुआ था सऊदी मिडिल ईस्ट का उसका मोर्टेलिटी वॉज 34%। तो उसके कंपैरिजन में सार्स कोविड-19 या सार्स 2 का मोर्टेलिटी इज जस्ट 2 to 4%, बट इट इज रैपिडली स्प्रेडिंग, इट इज दैट इज द ओनली थिंग, बट इट इज नॉट दैट लीथल। जितना हानिकारक जो बोलते हैं जान को वो सार्स 1 और मर्स को से काफी कम है। इट इज ओनली 2 to 4%। डॉक्टर भरत गोपाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डायरेक्टर है नेशनल चेस सेंटर के। डॉक्टर साहब आपसे भी मैं बात करूंगी, लेकिन डॉक्टर अरविंद लाल अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मतलब ये टेस्ट करने को लेकर लोगों के मन में, चूंकि आप लाल पैथ लैब को भी लीड करते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि टेस्ट करने के लिए कौन सा फेज सबसे महत्वपूर्ण होता है? बुखार आने से पहले, बुखार आने के बाद, कब डिटेक्ट होता है? और साथ ही सर ये सवाल कि जो फ्लू और जुकाम से पीड़ित हैं क्या उनमें वायरस होने का, जो वायरस के घातक होने का, फेटलिटी को लीड करने का सबसे ज्यादा डर होता है? मतलब क्या जो पहले से किसी बीमारी से संक्रमित है, बेसिकली सवाल यह है, क्या पहले से अगर किसी को फ्लू है, जुकाम है या फिर कोई दूसरी बीमारी है, तब उस पे ये बीमारी ज्यादा घातक हो सकती है? डॉक्टर लाल जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इसमें 2 बारी फ्लू होना तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, पर कई और पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। जो वृद्ध लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या कैंसर की प्रॉब्लम हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिनको कहते हैं, जिनके कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको ये चीज़ ज़रूर आ सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसका जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि कब से लेके कब तक ये पॉजिटिव हो सकता है, तो जब वायरस शरीर के अंदर घुसता है उसके 4 दिन से लेके कोई 14 दिन तक इसकी पॉजिटिविटी नाक और गले के सैंपल्स में आ सकती है। और आज की तारीख में इंडिया में हमने कोई 3300 सैंपल टेस्ट करे हैं जिसमें से 28 पॉजिटिव हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी रेट है ये 0.85 से भी कम है। तो हमारी तरफ से ये एक, इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है।
ये अभी एंडेमिक नहीं हुआ। इससे ज़्यादा जो पॉजिटिविटी थी वो 2009 में H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते थे उसकी वजह से थी। तो हमें इसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और आज की तारीख में कोई प्राइवेट लैब ये टेस्ट नहीं कर रही, ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। जैसे आपने सुना, आपने खुद बोला कि कोई 15 गवर्नमेंट की लैब्स हैं और 19 लैब्स और गवर्नमेंट तैयार कर रही है इनकी टेस्टिंग के लिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्या आपको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब इसकी शुरुआत करने की जरूरत आ गई है? नहीं, अभी नहीं। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि इसका पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, बहुत कम है। और प्रोड्रोमल सिम्टम जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले बताया, तो जब लोग आएंगे और उन सिम्टम्स के साथ आएंगे डॉक्टरों के पास, और जब हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ठीक है, टेस्ट नहीं कर सकेंगे, तब प्राइवेट लोगों की बात आएगी। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 पर जाते हैं और सवाल नंबर 4 लेके मैं डॉक्टर शिशिर आपके पास आना चाहती हूं। क्या मास्क और हैंड सैनिटाइजर, दोनों ही चीजें, क्योंकि आम लोग सबसे ज्यादा इसी की खरीद कर रहे हैं इस वक्त, मास्क और हैंड सैनिटाइजर से कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है डॉक्टर शिशिर? जैसे कोरोना वायरस का आगमन हुआ है और उसके साथ ही जैसे खबर फैली है कि जगह जगह फैल रहे हैं, नोएडा में, दिल्ली में, एनसीआर में, पूरे भारत में, तो तुरंत जो मास्क हैं और हैंड सैनिटाइज़र्स हैं इसकी बिक्री बढ़ गई है। लोगों को लगता है कि शायद हैंड सैनिटाइज़र और मास्क से हम काफ़ी कुछ बचाव कर सकते हैं, जो सच भी है। लेकिन इसमें कोरोना वायरस के बचाव में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है रेस्पिरेटरी एटिकेट्स एंड हैंड वॉशिंग, और ये दोनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। और ये हमें पता रहना चाहिए कि हैंड वॉशिंग, सिंपल हैंड वॉशिंग से आप बहुत कुछ संक्रमण रोक सकते हैं। एक हैंड वॉश जो कि करीबन 40 से 60 सेकंड्स का हो, 2 मिनट के लिए आप हैंड वॉश करें, साबुन लगाएं अपने हाथ के ऊपर, पानी पहले पानी डालें, फिर हाथ में साबुन लगाएं, उसे अच्छे से धोएं, पहले पाम धोएं, फिंगर्स धोएं, थंब धोएं, और अच्छे से उसके बैक ऑफ द हैंड जो ये अच्छे से साफ़ करें और साफ खुले पानी से धो लें। तो इससे काफ़ी कुछ संक्रमण, जैसे सर्जिकल केसेस में करते हैं, संक्रमण रुक सकता है। सिंपल हैंड वॉशिंग काफ़ी प्रोटेक्टिव मानी जाती है। दूसरी बात, जो संक्रमण है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो आपके हाथ पे पाए जाते हैं, तो हमें इसे रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जानना बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स में अगर आपको खांसी या छींकें आ रही हैं, स्नीजिंग है, तो आप उसको बजाय अपने हाथ पे लेने के, अगर आपके पास कोई नहीं है, बेहतर तो ये रहेगा कि आप टिश्यू पेपर में लें और उसको उसके बाद सेफ तरीके से डिस्कार्ड कर दें एक डस्टबिन में। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इट इज़ बेटर कि आप उसको या तो अपने एल्बो में लें या अपनी कफ में ले लें, जो आपके स्लीव्स हैं उसमें ले लें, ताकि वो सिक्रीशंस आपके स्लीव में ही रहें, और उसके बाद आप अपने कपड़े बदल सकते हैं और अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें रोक सकते हैं। अब जहाँ तक बात आई हैंड रब और हैंड सैनिटाइजर्स की, तो सैनिटाइजर्स जो हैं वो सारे के सारे उसमें कम से कम 60 से 80%, यानी वैसे ये देखा गया कि 70 से 80% अल्कोहल होना चाहिए, जिससे आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, और ये करीबन 20 से 30 सेकंड तक आपके हाथ में आपने रब करना है। और अगर आप उसको हैंड सैनिटाइजर करते हैं तो इसमें 60 से 65% अगर अल्कोहल भी है तभी भी वो चलता है। तो प्रेफरेबली 75% के ऊपर आपके पास अल्कोहल होना चाहिए। और जहाँ तक मास्क की बात है, कॉमन रेस्पिरेटरी फ्लू जो कॉमन वायरल चल रहे हैं, उसमें आप जो पेशेंट है वो पेशेंट पहने एक सिंपल मास्क वो पहन सकता है, ताकि उसकी सिक्रीशंस हवा में ना उड़ें। ठीक है। और जहाँ तक बात हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं या जो ऐसे ऑक्सिलरी स्टाफ हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, उनको ट्रिपल लेयर N95 मास्क लगाना चाहिए। ठीक है। और ये उनके लिए सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शिकार हो सकते हैं इस तरह के मरीजों का। ठीक है, डॉक्टर सलोनी के पास अब चलना चाहेंगे। डॉक्टर सलोनी, जो सवाल दरअसल मैं पूछना चाह रही थी उसका जवाब उन्होंने पार्शियली दे दिया है कि जो हैंड सैनिटाइजर है, क्या सिर्फ उसमें जो अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स हैं वही कारगर है? इसीलिए मैं इसी के साथ एक और सवाल जोड़ना चाहती हूं, ताकि हम अगला सवाल भी अब ले लें। अल्कोहल सैनिटाइजर पर उन्होंने अपनी जानकारी दे दी है। क्या अभी तक तो सबको पता है कि अब तक कोई दवा नहीं बनी है, क्या इससे बचने के लिए कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है?
कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि हर कोई डॉक्टर्स के पास जाकर यही पूछता है कि इससे बचने के लिए कुछ तो होगा। डॉक्टर साहब आपके पास, डॉक्टर सलोन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अभी क्योंकि ये वायरस बिल्कुल नया है तो इसकी दवा अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले वी शुड नॉट पैनिक। दूसरा, ये आपको हमारे सारे डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि इसका इतना घातक असर नहीं है, मॉर्टेलिटी बहुत कम है कंपेयर टू अदर वायरसेस। तो ये फैलता ज़ोरों शोरों से है, लेकिन अभी 15% के करीब ही थोड़ी सी ज़्यादा इलनेस होती है पॉपुलेशन में। तो हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं उनमें अल्कोहल होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्कोहल ही आपका क्लोरहेक्सिडिन और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन वाला अगर हैंड सैनिटाइज़र हो तो बेस्ट है, क्योंकि उसके कारण ही डिसइंफेक्शन होगा हाथ का। और दूसरा बात, अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं अवेलेबल है तो साबुन और पानी से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और हाथ धोने के भी तरीके हैं जो WHO की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें हाथ धोना चाहिए। और कफ एटिकेट्स तो आपको अभी डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि हमें बिल्कुल कोने में जाकर अपना खांसी और छींक करनी चाहिए। अगर हम ये सारे छोटी छोटी सी चीज़ें करेंगे, अपने फेस को बार बार हाथ नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, रिंग्स वगैरह नहीं पहनेंगे, नाखून छोटे रखेंगे, हाथ धोते रहेंगे, तो इसका बचाव काफ़ी हद तक संभव है। ठीक है। और इसका इलाज जो है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक है। अभी तक और कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ आपको पैरासिटामोल वगैरह ही लेकर इसका इलाज करना है। ठीक है। डॉक्टर भरत गोपाल, जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर काम करते हैं वो क्या करें, वो कैसे बच सकते हैं? क्योंकि क्या कम से कम प्रिकॉशन ही ले सकते हैं वो, जिनकी ये मजबूरी है कि उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ही जाकर काम करना है? अमूमन लोग मॉल्स में जो नौकरी करते हैं, जो एयरपोर्ट पर, होटल्स में काम करते हैं, उनको पता है कि लगातार वो सबके साथ संपर्क में आएंगे, भीड़ में आएंगे। जो भी पहले वाले हमारे डॉक्टर्स और हमारे कलीग्स कह रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कुछ और है। हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे फ्लू है तो मुझे वहाँ नहीं जाना है। हम उसको दूसरी तरह से, सवाल हमेशा यही आता है कि हम ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ बहुत भीड़ है, हम क्या करें? अगर आप WHO का भी देखेंगे, जो मास्क के लिए बात भी करी, वो सब ये है कि अगर पेशेंट, यानी कि जिसको फ्लू है, किसी भी प्रकार का फ्लू हो, अब कोरोना वायरस तो एक नया प्रकार का फ्लू है। यही मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रही थी डॉक्टर साहब, कि मान लीजिए फ्लू है, मुझे पता नहीं है कि वो कोरोना वायरस है, बिल्कुल, तो क्या ऐसे में कोई नौकरी छोड़ दे कुछ दिनों के लिए? बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, कैसे पता चलेगा? कई दिनों तक डिटेक्ट नहीं होता है, इसमें कैसे वो सावधानी बरतें? देखिए, कोरोना वायरस जैसे बहुत लोगों ने कहा, ये तो हम उसको शायद जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड में, वो सडनली लगने लग गया, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि वो ऐसे लगने लग गया कि बहुत ही एक बड़ी सी त्रासदी आ गई है। अगर आप पुराने वाले देखें, सार्स, मर्स, जब शायद इतना सोशल नेटवर्किंग नहीं थी या मीडिया उतना मेडिकली इवॉल्व नहीं था, उस तरह में इसकी उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा थी, पर हम लोगों ने शायद उस तरह से भयभीत नहीं हुई थी पब्लिक। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बार बार हम एज डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को, अपने सोसाइटी को या पब्लिक को यही बताना चाह रहे हैं कि हम सबकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मुझे फ्लू है, मुझे छुट्टी लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वो फ्लू सिक लीव वाला कंसेप्ट नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर जाएं, US वगैरह में, तो वहाँ फ्लू सिक लीव का कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप आज तक के ऑफिस के अंदर एक को अगर छींकें लगनी शुरू होती हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे सबको हो रहा है। कोरोना वायरस का फैलना भी उसी तरह से ही है जैसे एक नॉर्मल फ्लू का है। बहुत डिफिकल्ट है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप ये बता पाएं कि जो छींक आई, जो खांसी हुई, जो बुखार हुआ, वो एक सिंपल फ्लू था, H1N1 था या कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस का डिफरेंशिएट इस वक्त सिर्फ यही था कि बाहर से जो लोग ट्रैवल करके आ रहे थे उनको ये हो सकता था। जिस दिन ये संक्रामक रोग ट्रांसमिशन कम्युनिटी में होने लगता है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सिर्फ क्लिनिकली बता पाएं कि क्या है। सो जो आपने सवाल किया, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज और टेक होम मैसेज ये होगा कि अगर मुझे फ्लू है तो मुझे भीड़ वाली जगह से दूर रहना है। अब अगर हम वो सब नहीं कर पाएंगे, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको एक सेफ डिस्टेंस रखना पड़ेगा, जिसको हम 6 फीट का कहते हैं कि अगर कोई छींके तो 6 फीट का अगर डिस्टेंस है तो आप थोड़ा सा दूर रहेंगे। फिर भी अगर है तो ऑब्वियसली मास्क शायद एक
एक बैरियर, एक सेंस ऑफ रीअश्योरेंस तो दे ही सकता है, और कुछ नहीं तो। डॉक्टर नरेश त्रेहान इस वक्त आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता ग्रुप के। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर त्रेहान हमारे साथ। हमने कोशिश की है कि जो आम लोगों के मन में सवाल है उसी को हम अपने पैनल ऑफ डॉक्टर्स के सामने रख रहे हैं, और इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमने बात की कि जिनके लिए ये मजबूरी है कि उन्हें नौकरी पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना ही है, उन्हें क्या एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन इसी के साथ बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों में इस संक्रमण के घातक होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, इसीलिए इनको क्या खेलने कूदने पर जाने से भी रोकना चाहिए, यात्रा पर जो लोग जा रहे हैं उन्हें कैसे एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, डॉक्टर त्रेहान? देखो, ऐसा है कि एक दिन में कल से आज तक काफी सारे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब आने वाले एक दो दिन में ये जाहिर हो जाएगा कि इसका जो स्प्रेड हो रहा है, ये जो फैल रहा है, ये कितनी गति से फैल रहा है। तो एक तो जैसे आप सब हम एक ही बात बोल रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे कैसे करना है, पर जैसे आपने पूछा कि अगर जो आप कोई भीड़ वाली जगह जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है कि जब अननोन क्राउड है उसमें किसको तकलीफ है, जिसको उनको खुद भी नहीं पता कि उनको वायरस है, कोरोना वायरस है, तो उनको तो हमें उनसे प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहनने में कोई हार्म नहीं है। अब जैसे बात चर्चा हो रही थी कि वो 3 लेयर सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं और कई तरीके से कपड़े का मास्क भी बन सकता है। तो जैसे लेडीज तो अपने आप उसको जैसे चुन्नी होती है या साड़ी का पल्लू होता है उसको डबल करके लगाएं तो वो मास्क ही बन जाता है। तो इसीलिए अपने आप को जो ब्रीदिंग पैसेजेस हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जरूरी नहीं है वो आने वाले 5, 7, 10 दिन में अवॉइड करें, क्योंकि ये जाहिर हो जाएगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है कि कंट्रोल में आ गया है। आज के दिन में आप देखोगे कि जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो उन्हीं से हुए हैं जो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं जी। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करने के लिए। तो ये अगर जो कामयाबी हमें हुई और हम इसको कंटेन कर लेंगे तो आने वाले 1-2 हफ्ते में हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। पर तब तक मैं कहता हूं कि बिल्कुल चौकन्ना रहें, सीरियसली लें। बच्चों को भी अननेसेसरी अननोन जगह में नहीं भेजना है। स्कूल अभी बंद करने की आवश्यकता नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं उसमें स्कूल अंदर आने से पहले ही स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए कि बच्चों को खांसी जुकाम है तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको घर पे रखें कि और बच्चों को एक्सपोजर ना हो। ऑल्सो अगर जो उनको कोरोना वायरस लग गया है तो उनको रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ऐसे बच्चों को घर पे रखें जब तक ये जाहिर ना हो जाए और टेस्टिंग करा ले कि वो कोरोना वायरस है कि नहीं। बिल्कुल, आई थिंक हम अगर जो अपने को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें और कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, इकट्ठे मिलके हम इसका काफी सुझाव कर सकते हैं, काफी रोक सकते हैं। आम लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और इसीलिए हमने पैनल ऑफ डॉक्टर्स के साथ यही जानकारी हासिल करने की कोशिश की है जो आपके मन के सवाल हैं। अब सीरीज में 2-3 सवाल हैं डॉक्टर त्रेहान जो कि मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। हालांकि हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं और अहमदाबाद में एक संदिग्ध मरीज को फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जांच हो रही है। ऐसे देखिए अलग अलग जगहों से जानकारी आती रहेगी, लेकिन सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है, सावधानी ही इसमें एक तरह से बचाव है। क्या गर्मी बढ़ने के साथ कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाएगा? ये सवाल डॉक्टर त्रेहान इसलिए क्योंकि हमने बर्ड फ्लू, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें देखा है कि उनको पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए होते हैं, ह्यूमिड कंडीशंस या फिर, तो क्या माना जाए कि सीजन के साथ ये धीरे धीरे अपने आप डाई ऑफ कर जाएगा? अगला सवाल यह है कि सरकारी लैब के बाद क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इजाजत मिलनी चाहिए जांच की? हालांकि इस पर डॉक्टर लाल जो पहले हमारे साथ लाल पैथ लैब के जुड़े हैं उनका कहना है कि अभी ऐसी नौबत नहीं उनको दिखाई दे रही है, ऐसा संकट नहीं दिखाई दे रहा है। और तीसरा सवाल जो मैं जोड़ना चाहती हूँ, कोरोना के होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जो कुछ लोग दावे कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? तो तीनों पर अगर आप अपनी बात कह सके कि क्या एक सीजन खत्म होने के बाद ये वायरस अपने आप में थोड़ा सा इसके केसेस दब जाएंगे? क्या सरकारी लैब्स में इजाजत होनी चाहिए टेस्टिंग के लिए और सरकारी के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? और तीसरा कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज का जो लोग दावा कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? तो ये तो ठीक है।
सो ऐसा है कि ये वायरस को जो टेस्ट किया गया है कोरोना वायरस को, ये तो पता है कि 52 डिग्रीज पे अगर जो उसको 15 मिनट के लिए एक्सपोज किया गया था इस वायरस को, तो वो वायरस खत्म हो गया। तो उम्मीद ये है कि अगर जो हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाएगा और सस्टेन्ड टेम्परेचर होगा, तो ये वायरस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि खुद ही ये कंट्रोल में आ जाए। पर ये उम्मीद है, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी। बट जैसे हम रोज हर बार तो कहते हैं कि गर्मी ना आए, इस साल इस उम्मीद में कि ये वायरस को खत्म करेगा, शायद हम ये कह रहे हैं कि गर्मी जल्दी आए और जैसे ही 35 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो ये हो सकता है कि ये अपने आप ही कंट्रोल में आ जाए। सो ये आपकी बात सही है। दूसरी बात ये है कि जो टेस्टिंग की बात आप कर रहे थे, अब जरूरत है, जैसे डॉक्टर लाल ने आपने बोला कि वो कह रहे थे अभी जरूरत नहीं है, पर मेरा ये ख्याल है कि तैयारी होनी चाहिए। बहुत अगर जो ये फैला और इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है, जैसे आप देखेंगे कोरिया में, कोरिया की सोसाइटी छोटी है, वेल ऑर्गेनाइज है, उसके बावजूद वहां हजारों केस हो गए, सैकड़ों डेथ्स हो रही हैं। आप देखेंगे कि चाइना ने कितनी एफर्ट लगाई, उसके बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रही। आप इटली में देखिए, तो ये हमें कोई भी एश्योरेंस नहीं है और ना हमें ये सोचना चाहिए कि ओहो ये सब ठीक हो जाएगा। जी। मेरा विचार बिल्कुल उल्टा है कि आप सावधान रहे, तैयारी रहे। उसमें क्या नुकसान है? तैयार होने में तो कोई नुकसान नहीं है, ना तैयारी से बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मेरा सुझाव यही है कि ऐसा करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपका था, वो क्या था? होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज का दावा। हाँ, उसका कोई एविडेंस नहीं है अभी, और ये तो हर बार कभी भी कोई बीमारी आती है तो ये ऐसी बातें आती हैं, पर उसका कोई अभी वो एविडेंस नहीं है कि ये इफेक्टिव है। अब ये भी एविडेंस नहीं है कि उसका कोई नुकसान है। तो अगर जो आपको मनोबल बढ़ता है आपका ये सोच के कि मैंने कोई होम्योपैथी ली है, तो उसका मुझे नुकसान कोई समझ नहीं आ रहा। ठीक है। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाना, इस पर फोकस होना चाहिए। बहुत सारे सवाल मेरे बच गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक एक दो लाइन में जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें। डॉक्टर वेद प्रकाश, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो लोग खुली हवा में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या उन्हें संक्रमण का खतरा रहता है? और इसी के साथ पालतू जानवरों को भी लेकर, जो पेट एनिमल्स लोग रखते हैं घर में, उसको लेकर भी लोगों के मन में डर है। मांसाहार जो है, जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, क्या उनके लिए खतरा ज्यादा है? देखिए अंजना जी, बिल्कुल जो खुली हवा में जो टहलने की बात है उसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। देखिए, जो हम लोग, जैसा कि अभी अन्य साथियों ने भी बताया है, हम लोग जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कॉन्टैक्ट में जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो जो स्प्रेड है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से है। जैसे ही कोई सी पेशेंट को अगर छींक आ रही है या खांसी कर रहा है, तो उसकी जो डिस्टेंस है, अगर उसका हम देखें तो 6 फीट की डिस्टेंस तक इसकी ड्रॉपलेट्स जा सकती हैं। तो एक जो सोशल डिस्टेंस है जिसपे मेंटेन करना चाहिए, जिसमें हम लोग एक एडवाइस कर रहे हैं कि बहुत पास आकर बातें ना करें, और जो इस तरह के पेशेंट हैं जिन्हें छींक या खांसी आ रही है, वो एक 6 फीट की डिस्टेंस रखें। साथ में जो अभी एडवाइस किया जा रहा है कि मुंह पे कपड़ा रखें, या फिर जो छींकना है या खांसी करना है तो एक कोने में जाकर के अलग जाकर के करें। और जो पेशेंट इसके हैं, खासकर चाहे मॉर्निंग वॉक पे, जी, पेट एनिमल्स और मांसाहारों को लेकर, ये कई बार ऐसा हुआ जब ये पहली बार ओरिजिनली इसकी जो स्प्रेड हुई, उसमें ये बिल्ली, कुत्ते, घोड़े या ऊंट, इस तरह के जो एक फीको ओरल रूट से पहले जो स्प्रेड सामने आई थी। तो जरूर ये जो चूहे हैं या पालतू, इनमें बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, इनमें पहले ऐसे मामले सामने आए कि जो इनिशियल स्प्रेड इसमें हुई है, इनके द्वारा हुई है। तो चाहे वो मिडिल ईस्ट का रहा हो या चाइना के जो वुहान का है, ये जरूर पेट एनिमल्स का एक कनेक्शन इसमें है, क्योंकि जो रूट है पहला, वो फीको ओरल रूट से ही इसका स्प्रेड हुआ है। तो जरूर इससे एक बचाव की जरूरत है कि हम लोगों को इसमें करना चाहिए। और जो दूसरा, ये तीसरा जो सवाल आपने कहा मांसाहार को लेकर के, देखिए जो प्रैक्टिसेस हैं
चाहे चाइना की बहुत सारे वीडियोस भी हम लोग भी देखते हैं, आपके माध्यम से भी स्प्रेड हुए हैं, जिनमें कि जो ऐसे पेट्स हैं या जो एनिमल्स हैं इनका काफी बड़ी मात्रा में सेवन हो रहा है। तो पहली बार जो एक फीको ओरल रूट का जो कनेक्शन है जो स्प्रेड को लेकर के, इनिशियल स्प्रेड को लेकर के, तो वो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जरूर ही ये कनेक्शन इसमें है कि हम लोग जो पेट एनिमल्स हैं या मांसाहार इसको अवॉइड करें। जी ठीक है, इस पर मैं जल्दी से डॉक्टर लाल आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। एक तो ये नॉन वेजिटेरियन फूड पे, साथ ही जो चीन का सामान पार्सल से अगर कोई मंगाता है उसको लेकर भी लोग डर रहे हैं। और आखिरी सवाल फिर डॉक्टर त्रेहान मैं आपसे पूछूंगी, लोग इस बार बहुत डर रहे हैं कि होली खेलनी है या नहीं। तो डॉक्टर लाल पहले आप नॉन वेजिटेरियन खाना और चीन से बने सामान के पार्सल पर, कोई लोग किसी भी पार्सल को लेने में भी डर रहे हैं। डॉक्टर लाल देखिए, नॉन वेजिटेरियन खाने से इसका कोई मतलब नहीं है। और ये क्योंकि आपने अभी सुना, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ये हवा से जाती है, छींक से या खांसी से किसी के शरीर के अंदर घुस सकती है। तो इसका, और मास्क से भी आ सकती है बाय द वे, क्योंकि मास्क लोग छूते रहते हैं और फिर अपनी आंख को टच करेंगे, मुंह को टच करेंगे, नाक को टच करेंगे। तो इसका नॉन वेजिटेरियन फूड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? पार्सल लेने से भी लोग डरते हैं, पार्सल लेने से भी लोग डर रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा, और खास तौर पर अगर चीन से हो या ये देखिए, ये माना गया है कि ये कपड़े पे और सरफेसेस पे ये वायरस थोड़ी देर रह सकता है, 12 से 18 घंटे तक। तो इसके लिए जो हमसे जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जो उनके मदरबोर्ड वगैरह बाहर से आते हैं, तो वो इन एनी केस ये ग्लव्स पहन के ही उसको टच करते हैं जी। तो आपने कोई चीज अंदर से खोल के तो देखनी नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज आपके पास आने वाली है। पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये बहुत जरूरी है कि वो अपने ग्लव्स पहन के रखें, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आखिरी सवाल डॉक्टर त्रेहान आपसे, होली खेलें या नहीं? लोग अभी से, प्रधानमंत्री ने भी खुद अपना होली मिलन का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है। लोगों के मन में बड़ा डर है कि इस बार होली खेल पाएंगे या नहीं। नहीं, होली अगर जो आप अपनी फैमिली और अपने क्लोज फ्रेंड्स के बीच में खेलते हो, जिनका आपको पूरा जांच है जिसकी कि इनको कोई खांसी, जुकाम, फ्लू टाइप फीवर वगैरह नहीं है, तो वो तो कर सकते हैं। बट अगर जो आप जैसे होली मिलन में सैकड़ों लोग आते हैं जिनका हमें पता ही नहीं कि ओरिजिन क्या है, क्या उनको खांसी हो सकती है, उनको कोई बुखार है, नहीं है, तो इसको अवॉइड करें तो मेरा ख्याल अच्छा रहेगा। तो ये जो मैस होली मिलन्स हैं, इससे बच के रहें, पर फैमिली के अंदर अगर जो खेले तो कोई नुकसान नहीं है। बहुत धन्यवाद। मुझे एहसास है इस बात का कि डॉक्टर्स के लिए अपना वक्त देना कितना मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि देश के सामने आज तमाम सवालों के जवाब के जरिए उनके मन की आशंकाओं को आपने दूर किया है, तो बहुत धन्यवाद आपका आज तक की तरफ से तमाम डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने कोरोना पर लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब दिया। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।